गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रिलेशंस। इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानने होंगे। चलिए तो पहले उन बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? यहाँ लिखे हुए कि टू नंबर्स A and B listed in a specific order and enclosed in parenthesis form an order pair A, B। तो इस तरह से ये जो नंबर लिखे है ना, यही आपका ऑर्डर पेयर होता है। तो इसका मीनिंग समझ लीजिए। यह कह रहा है कि टू नंबर A and B listed in a specific order and enclosed in parenthesis form, यानी कि parenthesis का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। तो इस तरह से जब हम ब्रैकेट में ये दो नंबर ए और बी को इस तरह से इंक्लोज करते हैं, यही आपका क्या कहलाता है जी? ऑर्डर पेयर कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, ये आपका ऑर्डर पेयर कहलाता है। और इसमें ए को, यानी कि ये जो पहला वाला है ए, इसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर, ए को क्या कहेंगे? फर्स्ट मेंबर। और फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट भी कह सकते हैं इसको। और यहां जो बी है, बी को कहेंगे सेकंड मेंबर। सेकंड मेंबर और सेकंड कंपोनेंट। तो इस तरह से कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 1 और 2 लिख दीजिए, 3 और 4 लिख दीजिए, 1 और 7 लिख दीजिए, तो ये सारे क्या है जी? ऑर्डर्ड पेयर है। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इसको हम लोग इंटरचेंज कर दें, यानी कि अगर हम बी ए लिख दें, तो क्या यह बी ए बी के इक्वल होगा? नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे कि ए बी ए के इक्वल नहीं होता है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ ऑर्डर पेयर में पोजीशन का बहुत बड़ा बात है जी। यहाँ पोजीशन देख रहे हैं ना, यहाँ ए बी दोनों जगह सेम ही है, लेकिन पोजीशन डिफरेंट होने के कारण ये क्या हो जाएंगे? इक्वल नहीं होंगे। तो इसी से एक टॉपिक आपका निकल के आता है कि इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, यहां हम लिखते हैं कि इफ ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, इक्वल है किसके? एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है उसके, है ना। ये अगर इसके इक्वल है, देन आप यहां कह सकते हो ये कब होगा? देन आप कह सकते हो कि यहां पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर होगा, यानी ए हो जाएगा बराबर एक्स के और बी हो जाएगा वाई के। समझ गए ना? फर्स्ट कंपोनेंट, अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो उसमें फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होता है, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होता है। ये भी आपको याद रखना होगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। अगर ये इक्वल नहीं हुए तो ये ऑर्डर पेयर भी इक्वल नहीं होंगे। अगर ये इक्वल है दैट मीन्स ये भी होगा। तो ये एक दूसरे से ध्यान रखिएगा। रिलेशन क्या है जी? कि अगर दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, वो इक्वल कब होते हैं? जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ लिखे हुए हैं कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी क्या है जी? नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है ना, कोई ना कोई एलिमेंट है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ेंगे जी? तो इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको हम लोग ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, मतलब ये ए क्रॉस बी क्या होगा? तो इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे किसके? तो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी के। कौन से? सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि यह ए एलिमेंट को डिनोट कर रहा है और ये आपका सेट है। तो ए एलिमेंट जो है बिलोंग करेगा सेट ए से, और बी जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट बी से। तो इसको इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, है ना, ये क्या है जी? ए क्रॉस बी एक ऐसा सेट है जिसमें ऑर्डर पेयर कौन होंगे जी? ए कॉमा बी, वो सारे एलिमेंट होंगे, है ना। ए बिलोंग्स टू ए, जहां ए जो होगा सेट ए से बिलोंग करेगा और ये जो बी एलिमेंट होगा सेट बी से बिलोंग करेगा।
अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, उसमें 3 एलिमेंट है, और एक दूसरा सेट बी लेते हैं, इसमें जो एलिमेंट है जी आपके पास 4 और 5 है। तो अगर आपको यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो ए और बी का, तो जाहिर सी बात है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या देखना है, तो पहला एलिमेंट यानी कि ये जो ए है वो पहले सेट से ही होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट जो है वह दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप पेयर लिखते हो तो अगर पहला एलिमेंट इसमें का 1 लेते हैं, इसमें का 4 ले लेंगे, फिर 1 लेंगे इसमें का, फिर इसमें का 5 ले लेंगे, है ना। उसी तरह से अगर हम लेना चाहेंगे 2 और यहाँ 4, फिर 2 5 3 4 3 5, तो ये टोटल आपके जो हुए ना, ये एक सेट जो है ये आपका क्या कहलाया जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। ये सेट ए और बी का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। यानी कि इसमें हर एक देख लीजिए, हर एक ऑर्डर पेयर में आप चेक कर लो, पहला एलिमेंट पहले सेट से है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, पहला एलिमेंट पहले सेट से है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अगर मान लीजिए आपको बी क्रॉस ए यानी बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, तो पहला एलिमेंट जो होगा वो बी होगा, बी सेट का होगा, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो ए सेट का होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 1 4 2 4 3, उसी तरह से 5 1 5 2 5 3। तो क्लियर हो गया हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है, समझ गए। अच्छा, एक और चीज यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो ए क्रॉस बी है ना, या बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। देख रहे हैं ना, ये ऑर्डर पेयर डिफरेंट है, सारे इक्वल है जी नहीं है। कोई भी ऑर्डर पेयर, जैसे इसको और इसको देखो, ये भी इक्वल नहीं कहलाएगा। कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें आपको इक्वल नहीं दिख रहा है, दैट मींस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं होगा। अब छोटी छोटी 2-3 पॉइंट्स है, उनको भी समझना होगा। अब यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर यानी कि इफ a इक्वल टू 5 है ना, मतलब कि यह a जो है नॉन एम्प्टी सेट है ना, a जो है एक एम्प्टी सेट है और b एक एम्प्टी सेट हो, ठीक है। कहने का मतलब a कोई एम्प्टी सेट हो या नल सेट हो, और b कोई एम्प्टी सेट हो और नल सेट हो, यानी कि दोनों में से कोई एक या दोनों भी। यहां a इक्वल टू 5 लिखे हैं, b इक्वल टू 5 बीच में और दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ जी कि a नॉन एम्प्टी, a एम्प्टी सेट हो या b एम्प्टी सेट हो या दोनों एम्प्टी सेट हो, इन दोनों कंडीशन में ही आप ध्यान रखना होगा कि a क्रॉस b का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वह भी 5 ही होगा। a क्रॉस b का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, 5 ही होगा। दूसरा पॉइंट आपका इस तरह से हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं कि पहला सेट A जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वह है P, और दूसरा सेट आपके पास एक B है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो Q। तो यहां लिख सकते हैं देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू P इंटू Q। या फिर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट B क्रॉस A भी निकालना होगा ना, तो उसको भी आप यहां पे लिखेंगे P इंटू Q। समझ गए। चलिए अब इसको एग्जांपल से समझिए। देखिए इस ए सेट में कितने एलिमेंट थे, ऊपर वाले क्वेश्चन को एग्जांपल लेके देखते हैं। ए सेट में कितने एलिमेंट थे, 3 थे, और इस बी सेट में कितने एलिमेंट है, 2 है। तो यहां से आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो रहा है जी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इनके ही प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है ना, समझ रहे ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट P है, एक सेट B है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट Q है। दैट मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, यानी A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो P इंटू Q हो जाएंगे, यानी PQ हो जाएगा। समझ रहे ना, P इंटू Q का मतलब PQ। समझ गया। तीसरा बात आता है कि इफ एट लीस्ट one of A and B is infinite। कहने का मतलब कि A और B ये दो सेट है ना जी, A एंड B, इसमें से कोई एक भी अगर इनफाइनाइट सेट हो then A क्रॉस B is also infinite।
इनफाइनाइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ए सेट और बी सेट, ये दो सेट में से कोई एक भी इनफाइनाइट हुआ, दैट मीन्स यहां आप ये भी याद रखना कि ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी आपका इनफाइनाइट होगा। चाहे बी क्रॉस ए, ये भी आपका इनफाइनाइट होगा, ये भी आपका इनफाइनाइट होगा। क्लियर हो गया ये चीज? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। चलिए, अब हम लोग असली पॉइंट पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक था जी रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, तो उसका यहाँ डेफिनेशन लिखे हुए हैं। लिखे हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी इसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन आर जो है वह ए से बी में है ना। रिलेशन कब कहलाता है? जब वह सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, जब वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यानी कि R इज सेड टू बी रिलेशन, R इज सेड टू बी रिलेशन कब? जब R जो होगा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी implies and implies, भाई ये सिंबल आपको पता ही है। R is the subset of A cross B, R is the subset of A cross B। अब चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट A है, पहला वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, और एक सेट B ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट है आपके पास 4 और 5। तो आपसे कहा जाए कि A क्रॉस B आप निकालिए, यानी A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो आपको पता ही है क्या करना है, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, यही ना होगा जी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही होगा। सिंपल सी बात है, यही होगा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है R1, ये कुछ इस तरह से है। यहां देखिए हम लिखते हैं 1 4 1 5 3 4। R2 भी एक सेट ले लेते हैं, यहां पे उसको लिख देते हैं हम लोग 1 5 2 5 3 5। एक और R3 ले लेते हैं 1 5 2 4। एक R4 भी ले लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं 5। चलिए, अब एक यहां भी छोटा सा एक R5 ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं 1 2 1 3। ठीक है, अब यहां पे हमें बताना है कि ये दिए गए ये जो 5 उदाहरण है, इनमें ये कौन रिलेशन है, कौन रिलेशन नहीं है। तो यहां आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि रिलेशन R जो है, रिलेशन कब कहलाता है? जब A क्रॉस B का वह सबसेट हो, यानी A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो। सबसेट का मतलब आप क्लास 11 में पढ़ ही चुके हैं, तो चलिए यहां से समझिए। यह 1 4 इस A क्रॉस B का एलिमेंट है, 1 5 भी है, 3 4 भी है, ये तीनों मिल रहा है। यानी यहां आप कह सकते हैं कि R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। दैट मीन्स यह R1 जो हुआ, यह आपका रिलेशन है सेट A से B में, A से B में, सेट A से B में, सेट A टू B में R1 क्या है आपका? रिलेशन है। समझ गए? उसी तरह R2 देखिए 1 5 इसमें है, 2 5 है, 3 5 भी है। दैट मीन्स यह भी आपका एक रिलेशन है। ठीक है, यह भी आपका रिलेशन है। उसी तरह से R3 की बात करें, R3 की बात करें तो यहाँ 1 5 है, ये भी है, 2 4 है, 2 4 भी है, ये भी मिल रहा है। यानी कि R3 भी आपका सबसेट है A क्रॉस B का। दैट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि R3 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। R4 में सिर्फ 5 दिया है, तो ये क्या है जी? एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट हर एक सेट का रिलेशन होता है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो यानी कि A क्रॉस B का भी सबसेट होगा यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे यह क्या हुआ जी? ये भी आपका एक रिलेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं R5 की। तो 1 2
1 2 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या ऑर्डर पेयर कहीं है इसमें, नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि 1 सेट ए का एलिमेंट है ना, 2 भी आपका सेट ए का एलिमेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पेयर में देखना है कि ये ए क्रॉस बी में मिल रहा है कि नहीं। तो अगर यह नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स यह जो है आपका रिलेशन नहीं है। तो अभी जो हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं, यह रिलेशन हम लोग किस में पढ़े जी, सेट्स में पढ़े। ऐसे तो रिलेशन कई तरह के हो सकते हैं, चाचा नाना दादा दादी, कैसे कई तरह के रिलेशन होते हैं। तो उन सभी रिलेशनों से हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ सेट में ही रिलेशन ढूंढना है ना। हम लोग मैथ्स में यहाँ सेट में ही रिलेशन ढूंढ रहे हैं। ऐसे तो रिलेशन कई तरह के होते हैं, संबंध कई तरह के होते हैं, तो उनके बारे में हमें चर्चा यहाँ नहीं करना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि जब कोई सेट है ना, जैसे ये R1 जो है, इसमें रिलेशन हो जा रहा है, तो उसको लिखेंगे कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करके। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 1 4, यहाँ जो 1 4 जो देख रहे हैं, यहाँ 1 4 बिलोंग्स कर रहा है ना, बिलोंग्स कर रहा है। ये 1 4 1 5 3 4 ये वाला एक सेट जो है जी, ये आपका यहाँ पे क्या है जी, रिलेशन है ना। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि R1 इज ए रिलेशन, इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। R1 एक रिलेशन है जो सेट ए से बी में है। तो ये तो था आपके सेट की बात। अगर मान लीजिए हमें किसी एलिमेंट को ले लेना है, ये R1 सेट, ये जो R1 देख रहे हैं, ये भी तो आपका एक सेट ही है, एक रिलेशन है, इसे सेट भी कह सकते हैं। तो इस सेट में यह 1 4 जो ऑर्डर पेयर है, इसको हम लिखिए कि 1 4 जो है ना, यह बिलोंग्स कर रहा है, यह बिलोंग्स कर रहा है R1 से, यह बिलोंग्स कर रहा है R1 से। तो इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे कि ये रिलेशन R1 में रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटेड है उससे। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 4। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहां लिख देंगे 1 R1 4, यानी इसका मतलब हुआ कि 1 इज रिलेटेड टू 4। मान लीजिए उसी तरह से कोई एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग जो इस R1 सेट का नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 5 और 6, तो यहां देख रहा है कि ये R1 सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, या ऐसे कहें तो रिलेशन R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसको कैसे दिखाएंगे, तो लिख सकते हैं कि 5 इज नॉट रिलेटेड टू 6, या ऐसे लिख सकते हैं कि 5 नॉट रिलेटेड टू 6, यानी कि 5 के साथ 6 का कोई भी रिलेशन नहीं है। जो नहीं कि R1 लिखिए, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 5 R6, यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ 5 एलिमेंट का 6 के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ गए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका डोमेन ऑफ ए रिलेशन। डोमेन क्या होता है किसी रिलेशन का, तो यहाँ लिखे हुए हैं कि लेट R बी ए रिलेशन। R क्या है, एक रिलेशन है ए से बी में, ए टू बी में। देन आपको पता ही है कि जब वो रिलेशन होगा कि R सबसेट हो जाएगा किसका, ए क्रॉस बी का। यदि R एक रिलेशन है ए टू बी में, डेट मीन्स ये तो सबसेट होगा ना जी ए क्रॉस बी का, R सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। तो डोमेन होता क्या है उसको समझते हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ R, यहां लिखे हुए हैं कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ R। समझे ना इसका मीनिंग। यहां लिखे हैं कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R इज कॉल्ड डोमेन ऑफ R एंड रिटेन एज डोम ऑफ R। ठीक है, इसको पढ़ेंगे डोमेन ऑफ R। चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास कोई सेट A है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट B है जिसका एलिमेंट है 4 और 5। ठीक है, अच्छा A क्रॉस B तो आपको पता ही कैसे निकालते हैं, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। क्लियर है इतना। अगर हम एक रिलेशन R लेते हैं और यहां पे लिखते हैं 1 4 1 5 2 5 3 5, तो जाहिर सी बात है एक रिलेशन है, क्योंकि यहां R देख रहे हैं कि सबसेट है ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स R इज अ रिलेशन, R एक रिलेशन है, और रिलेशन है
तो आपका डोमेन क्या कहलाएगा, तो यहाँ लिखिए द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के सभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स या फर्स्ट कंपोनेंट, यानी ये वाले देख रहे हैं ना, इनका ही जो सेट होगा वो डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा जी, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, है ना। पहले यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए 1 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखने जाएंगे, एक ही बार लिखेंगे किसी सेट में, 2 है और 3 है। तो इस जो रिलेशन होगा उस रिलेशन के ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, उनका जो सेट होगा वह डोमेन होता है। क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं रेंज की, रेंज क्या होता है। तो उसी तरह हमने यहाँ रेंज का भी डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है, कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर क्या है, आपका रिलेशन है ए से बी में, देन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जाहिर सी बात है जब वो रिलेशन है तो आर क्या होगा जी, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पे रेंज होता क्या है, तो द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सर है ना, द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर एंड डिनोटेड बाय रेंज ऑफ आर। चलिए तो इसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यही आपका सेट है ना, यही आपके सेट दिए गए हैं और यही आपका आर रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन आर है, ये भी तो आपका सेट ही है ना। चलिए तो रिलेशन आर दिया हुआ है और इसका हमें रेंज निकालना है। रेंज क्या होगा, तो रेंज ऑफ आर इसका क्या हो जाएगा जी, तो द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स, है ना, इस ऑर्डर पेयर या एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे जी, तो 4 है 5 है 5 है 5 है, यानी कि 4 और 5, 4 और 5, दैट मीन्स ये आपके रेंज कहलाएंगे। चलिए तो एक पॉइंट आपका और बच गया, कोडोमेन क्या कहलाता है। तो जहां यहाँ देखिए हमने कोडोमेन का भी डिफिनेशन लिख रखा है। कोडोमेन होता क्या है, तो लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर क्या है, आपका रिलेशन है ए से बी में, तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा कि आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। तो द सेट ऑफ बी, द सेट बी, सॉरी, द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर, यानी कि सेट बी को ही कोडोमेन कहेंगे आर का। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे को डोमेन, यानी DOM, बस इतना ही लिख देंगे, कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा जी, होल सेट बी, ऐसे भी कह सकते हैं द होल सेट बी। और मान लीजिए यही आपका, यहाँ यही आपका रिलेशन डिनोट कर रहा है, तो यहाँ आपका कोडोमेन क्या होगा जी, ये वाला हो जाएगा, पूरा सेट बी जो है ना जी वो आपका कोडोमेन हो जाएगा। यानी कि पूरे सेट बी में क्या था जी, 4 और 5 था, तो ये आपका कोडोमेन। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर रेंज में और कोडोमेन में फर्क क्या है। चलिए तो इस फर्क को भी हम लोग दूर कर देते हैं, अभी दूर कर देते हैं। चलिए हम लोग एक ए लेते हैं सेट जिसके एलिमेंट यहां पे लिखते हैं 1 2 3, और एक बी लेते हैं यहाँ पे सेट, इसको लिख देते हैं ABC, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर किया जाएगा तो आपको पता ही है क्या आएगा, 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C। अब यहां हम एक रिलेशन R लेते हैं जो A से B में एक रिलेशन है, और उसको ऐसे हम लोग दिखाते हैं 1A 2A 3B, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यह भी आपका रिलेशन है, क्योंकि R देख रहे हैं ना, सबसेट है A क्रॉस B का, ये सारे मिल रहे हैं, 1A मिल रहा है 2A मिल रहा है 3B मिल रहा है, दैट मींस R क्या है, आपका एक रिलेशन है। तो जब यह रिलेशन है तो इसके भी आपके क्या हो जाएंगे जी, डोमेन होंगे, रेंज होंगे और कोडोमेन होंगे। तो चलिए उसको समझते हैं। तो हम लोग पहले डोमेन की बात करते हैं, डोमेन ऑफ आर की। डोमेन ऑफ आर की बात करें, द सेट ऑफ फर्स्ट ऑल कंपोनेंट्स, है ना, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 2 3, यही ना होगा। चलिए उसी तरह से अगर हम यहाँ रेंज की बात करें, रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर की बात करें तो रेंज आपका हो जाएगा A B, यही ना दिख रहा है, तो रेंज हो जाएगा AB। अब बात आती है कोडोमेन की। तो कोडोमेन में यहां आपको देखना होगा कि यह R एक रिलेशन है A से B में, दैट मींस होल सेट B, यानी कि यहां आ जाएगा ABC, ठीक है। अब फर्क नजर आ गया आपको कोडोमेन और रेंज में। तो आपको देखिए जब आप कोई भी रिलेशन R लिख रहे हैं तो उसमें पहले वाले एलिमेंट यानी कि ऑल फर्स्ट कंपोनेंट जो होंगे ना, ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहिए, फर्स्ट कंपोनेंट कहिए, ठीक है,
तो ये या फर्स्ट मेंबर कहिए, वो सारे मिलके जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और सेकंड वाले का मिलके जो सेट बनेगा वो आपका रेंज कहलाएगा। और पूरे सेट बी को, अगर ए से बी में कोई रिलेशन है तब पूरे सेट बी को हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं। तो अब मुझे लगता है कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, डोमेन का भी, कोडोमेन का भी और रेंज का भी। अब बात करते हैं थोड़ा नंबर ऑफ रिलेशंस की। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, और दूसरा सेट जो है आपके पास बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है। तो हमने पढ़ा हुआ था अभी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी यानी ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट इतने होंगे, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट ए से बी में एक रिलेशन होता है। हम लोग जानते हैं ना जी, ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट ए से बी में एक रिलेशन होता है। और हमने यह भी पढ़ा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये पढ़ा है ना जी सेट चैप्टर में, इन ए क्रॉस बी वो होता था 2 का पावर क्या हो जाता था जी, पी क्यू हो जाता था। ये ना हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। तो उसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर पी क्यू। क्योंकि रिलेशन क्या होता है जी, वो रिलेशन जो भी होता है वह सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना 2 का पावर पी क्यू, इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का भी यही फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए? चलिए तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, रिलेशन इन ए सेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेशन ऑन ए सेट या इन ए सेट, एक ही बात है। ए रिलेशन आर इज अ सेट ए, है ना, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर एक रिलेशन कहलाता है किसी सेट ए में या ऑन सेट ए में। कब कहलाता है? जब वह सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, यानी कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट मीन्स आर इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट ए और रिलेशन इन ए सेट ए। तो इसको क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं सेट ए में या सेट ए पर। समझ गए? दैट मीन्स अगर मान लीजिए एक एग्जांपल से देखिए, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। अब यहाँ पे अगर हम ए क्रॉस ए की बात करें तो जाहिर सी बात है आप ए को 2 बार लिख के आप कार्तीय गुना कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दोगे, यानी कि आ जाएगा 1, 1, 1, 2, है ना जी, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, यही ना होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक रिलेशन आर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1, 1, 1, 3, 2, 1। क्लियर है? तो ये आर एक रिलेशन होगा किस पे? ऑन ए सेट ए पर। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि आर जो है ना सबसेट है ए क्रॉस ए का। ठीक है, जब ए क्रॉस ए दोनों जगह सेम ही सेट है तब इसको ऑन या इन कहा जाता है, ऑन या इन में उसको सेट कहा, वो रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि देख लीजिए 1, 1 मिल रहा है, 1, 3 भी है, 2, 1 भी है। तो आर क्या है जी? एक रिलेशन है इन ए सेट ए या ऑन ए सेट ए। क्लियर हो गया? अब इसमें भी उसी तरह से दिखा सकते हैं, या अगर यहाँ देखिए 1 और 1 बिलोंग्स कर रहा है सेट आर में, यह एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना सेट आर में, यानी कि रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स लिख देंगे कि 1 इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, अगर बिलोंग नहीं करेगा, जैसे अगर इसी में बात करें 1 और किसका लिया जाए जी? 1 और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2। 1 और 2 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है ना, नहीं बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ लिख देंगे कि 1 नॉट रिलेटेड टू 2। क्लियर है? जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था, ए से बी में सेट में देखा था ना जी, यही कंडीशन। क्लियर हो गया?
चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग क्लास 12 के टॉपिक पे चलने वाले हैं। ये अभी तक जो भी हमने देखा ये क्लास 11 से ही रिलेटेड टॉपिक है। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोग आपको चैनल पे पढ़ाने के लिए, और जल्दी से जल्दी चैनल राइज करे, इसके लिए आप लोग को भी हेल्प करना होगा। तो वीडियो को प्लीज आप दोस्तों में शेयर करेंगे और इस रिलेटेड के लिए लिंक के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे।